नमस्कार महाराज जी। कल हमारा जो विषय चल रहा था उसी से आगे बढ़ते हैं कि आपने एक जो वर्ण व्यवस्था के बारे में एक जो थॉट एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया और उसके प्रतिद्वंदी के रूप में हम जो इगैलिटेरियन स्टेट के द्वारा जो प्रत्येक सदस्य को उसके इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का जो व्यवस्था देखते हैं, तो इन दोनों को आप कैसे इनकी संभावनाएं देखते हैं? तो हमने कल एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में जब इस वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए मैंने जो एक प्रस्ताव किया था कि अनादिकाल से सृष्टि के आरंभ में प्रजापति के द्वारा ऐसा ये जो पारंपरिक लोग वर्ण व्यवस्था के विषय में कहते हैं, उसको भी क्षण भर के लिए हम उसकी अपेक्षा न करें, उससे निरपेक्ष होकर के। और ये जो कुछ आधुनिक विद्वान ऐसा आग्रह करते हैं कि ये किसी मालाफाइड वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी किसी एक वर्ग की अपनी निहित स्वार्थ के से प्रेरित होकर के कोई व्यवस्था बनी, इस प्रकार का दुराग्रह जी। इन दोनों को छोड़ करके हम अपने बड़े सहृदयता से और निष्पक्ष होकर के जब हम वर्णाश्रम वर्ण व्यवस्था को, उसकी संभावनाओं को, उसकी व्यावहारिकता को, उसकी प्रकृति से संबद्धता को, प्रकृति के नियमों के सापेक्ष अनुकूलता को, इन सब को विचार करने के लिए हमने एक प्रस्ताव दिया कि ऐसा मान लेते हैं कि किसी काल विशेष में, उसका भी अभी निर्धारण करना आवश्यक नहीं है कि वो 2000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष पहले, ऐसा कुछ नहीं। इस कालोयम विपुलः, ये काल भी अनंत है, इस ऐसा मान लेते हैं। ये क्षेत्र भी अनंत है, ये भूमि भी अनंत है, इसमें जन भी अनंत है। विज्ञान में तो ऐसे ही करना चाहिए। जो भी नियमावलियां होती है विज्ञान की, वो देश काल निरपेक्ष होती है। तो उस भूमिका को देखते हुए, जैसा कि मनुष्यों के अनेक प्रकार के स्वभाव होते हैं, अनेक प्रकार के उसमें उनमें क्षमताएं हैं, उनमें आकांक्षाएं हैं, इन सब को देखते हुए वर्ण व्यवस्था को उपपन्न करने के लिए हमने एक अभी एक आरंभ किया है, एक साइंटिफिक मॉडल बनाने का। और उसके लिए मैंने एक उपोद्घात के रूप में ये कहा कि ऐसा मान लेते हैं कि किसी काल विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष, उदाहरणार्थ कुरुक्षेत्र में, किसी समुदाय विशेष ने अपने अंदर ये व्यवस्था सर्वसम्मति से प्रचारित की, स्वीकार की। तो उसके लिए हमने फिर आगे और थोड़ा थोड़ा उसमें उसकी जो उसके जो पैरामीटर्स है, उसमें जो, क्योंकि जब मॉडलिंग करते हैं साइंस में, तो अब हम उसमें एंटिटीज़ बनाएंगे, यानी कुछ उसमें हम पदार्थ बनाएंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ असाइन करेंगे, फिर उसके अंदर के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको डिफाइन करेंगे। ऐसे करते हैं वो लोग साइंस में। तो उस साइंटिफिक मॉडल की धरती पर, उसी प्रवृत्ति में मैंने थोड़ा थोड़ा उसमें प्रस्ताव दिया। उसमें फिर प्रतिद्वंद्वी के रूप में और क्या क्या व्यवस्थाएं संभव है, उसमें से एक व्यवस्था जो अभी वर्तमान में बहुचर्चित है, पूरे ही विश्व में उसी का बोलबाला है,
सभी लोग प्रायः ऐसा ही स्वीकार कर रहे हैं कि यही व्यवस्था सबसे उत्तम है। उतने में निर्दोष तो कुछ नहीं होता, परंतु उसमें कम से कम दोष वाली ये व्यवस्था है, ऐसा करके जिसको प्रचारित कर रहे हैं। वो क्या है? इगैलिटेरियनिज्म। तो उसमें ये कहना होता है कि मनुष्य मात्र को उसमें जो सत्ता होती है जी, वो उस भूभाग में, उस क्षेत्र में जिसकी सत्ता होती है, उस सत्ता को अपने जो अधीनस्थ यानी स्टेट एंड सब्जेक्ट्स, सिटीजन्स कहते हैं उसको, सब्जेक्ट्स और वैसे वो रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक जो सेटअप होता है उसमें फिर वही सॉवरिन भी रूप में होते हैं। वो प्रजाजन ही एक प्रकार से सार्वभौम सत्ताधीश होते हैं, क्योंकि वो अपने में से ही किसी को नेता बनाते हैं और फिर उसको शासन धुरा उसको सौंपते हैं। तो ऐसा ये जो सब चल रहा है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बहुत से प्रकार के फ्रीडम को उन्होंने उसमें भाषित किया और उस फ्रीडम्स को अचीव करना उस व्यवस्था का एक प्रधान उद्देश्य माना। और फिर उसमें एक इक्वालिटी का भी और भी जस्टिस वगैरह और भी कुछ मूल्य हैं उसमें। तो ये उनका कहना था कि हम जो व्यवस्था प्रस्ताव दे रहे हैं, एक उसमें भी कहते हैं कि हम न्यू नेशन, हम एक नया ही राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। ऐसा हो नए राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। और उस नए राष्ट्र निर्माण में उन्होंने, जैसे आपने भी कहा था कि वो सर्वसम्मति तो थी नहीं उसमें सर्वसम्मति ग्रहण करने की सामर्थ्य भी नहीं थी। वो कैसे? मतलब सर्वसम्मति इसमें तो नहीं ग्रहण की जा सकती थी, क्योंकि वो शासन जो था वो शासन तो एक प्रकार से हस्तांतरित हुआ और वो जो अंग्रेजों का जो शासन जो पूर्व विद्यमान जो भारत में जो अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने वो उसको किसी को सौंपना था। तो सौंपते समय उन्होंने वो अपने व्यवस्था में जो भी चुनाव किया हुआ था और उस चुनाव में जो कुछ भी प्रतिनिधि जो चुने गए थे उन्हीं को लेकर के और भी कुछ। ये प्रतिनिधि अंग्रेजों द्वारा ही चुने गए थे? अंग्रेजों द्वारा ऐसा नहीं, अंग्रेजों की व्यवस्था में भारत जनों के द्वारा चुने गए थे, परंतु उसमें ऐसा कोई योग्यता या उसमें सामर्थ्य या इस प्रकार की कोई परीक्षा नहीं थी कि क्या ये जो लोग निर्धारित करेंगे यही सब के सभी लोगों का मत है। हाँ, सभी लोगों के सम्मत होगा, ऐसा कोई उसमें अर्थात सभी लोगों के बीच में जाकर के किसी प्रकार का चुनाव या रेफरेंडम नहीं लिया। रेफरेंडम ये इसमें कोई रेफरेंडम जैसा कहीं किसी ने नहीं किया और फिर वो उसको प्रचार किया। परंतु वो मूल्य अब शासनाधिष्ठित, जब शासन का जब उसमें पूरा उसमें जो बल है, हाँ बल था, और उसमें वो तत्कालीन जो नेता थे वो उसमें बड़े विश्वास भी कर रहे थे अपनी बात में। तो वो और रमणीय तो है ही है वो विचार। तो रमणीयता उसमें क्या थी कि आप सबको समान अधिकार देंगे। और उसमें फिर मैंने एक थोड़ी सी उसका जो बाधक का जो थोड़ा सा विचार करते हुए मैंने कहा कि क्या वो प्रकृति के जो नियम है जी, जिसके विषय में आप विशफुल थिंकिंग नहीं कर सकते जी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह का अभी यहाँ पर विज्ञान में कोई स्थान नहीं होता है। क्या है इसी का हम लोग अवलोकन कर सकते हैं और जो क्या है उसका अवलोकन करके फिर उसमें आपको संपादन करना है। उसमें क्या संपादन करना है वो आप कह सकते हैं, उसका आप प्रस्ताव दे सकते हैं। तो उनको ऐसा, या तो वो ऐसा कहते हैं, मनुष्यों की जो प्रवृत्तियां थी उनको पहले वो स्वीकार कर लेते। तो उसमें वो इनहेरिटेंस को जो है वो
वो दुर्निवार था। जी। यानी सब लोग जो ये अपना ये जो परिवार का जो भाव था, इसका तो वो उच्छेद कर नहीं सकते थे। जी। परिवार का भाव को उच्छेद किए बिना हम्म। आपको जब ये ऐसी प्रणाली आपने जब घोषित की हम्म। और शासन कि समान अवसर। समान अवसर सबको देना है, जी। तो वो ये आपका एक प्रकार से मतलब आदर्श बन गया, जी। है ना। अभी भी आपके लिए वो आदर्श है। जी। और अब आगे चल करके अब ये विषय समाजशास्त्रियों के लिए भी होना चाहिए था। और मेरे ख्याल से अगर हेरिटेंस में ही समानता नहीं, अगर मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, हाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट ही तो बहुत भिन्न हो जाता है ना। हाँ जैसे अगर मैं किसी अमीर माता पिता की संतान हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत डिफरेंट होगा। हाँ, और इस प्रकार की जो बातें थी, तो उसको उन्होंने क्या है कि वो पॉजिटिव एक्शन यानी रिजर्वेशंस, उसके लिए विशेष प्रावधान के रूप में फिर इस सब को, और सब ये सब करने में एक महत्व का उसमें एक जो हमको एक समझ उसमें जो प्रतीत हो रही है वो ये होती है कि जन्म में विसंगतियां दिख रही है, उन विसंगतियों से वो विसंगतियां हमको अप्रिय है। जी। अब ये बड़ा आश्चर्य की बात, विसंगतियां जन्मतः है और जन्म फिर किस हेतु से है उसका निर्धारण उस हमने वैसा न करके हमने क्या कहा, हमने क्या मन में हमारे आ रहा है कि ये विसंगतियां नहीं होनी चाहिए। और वो विसंगतियां नहीं होने के लिए, हाँ, यानी हमारे मन में जैसा हम सोच रहे हैं कि ये सब सुसंगत होना चाहिए, हाँ, वो वैसा संपादन करने के लिए हम अब खटाटो उसमें अट्टहास कर रहे हैं। यानी हम उसके लिए बड़ा प्रयासरत है कि जैसा हम एक स्वप्न देख रहे हैं, कैसा स्वप्न देख रहे थे वो, कि ये सब जो है वो समान अवसर सबको प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं जी। और सबको स्वातंत्र्य प्राप्त हो रहा है, सबको उसमें और भी जैसे न्याय प्राप्त हो रहा है ना। इस प्रकार के उन्होंने मूल्यों का प्रतिस्थापन करके, और वो कहते ये इसके लिए हम अब दौड़ लगा रहे हैं। अब उसकी तुलना में ये जो वर्ण व्यवस्था है, तो वो स्वाभाविक बात है कि जो बच्चों को जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है और फिर उस बच्चे वो पढ़ करके जब आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके मन में बड़े उसके प्रति कटुता उसके बुद्धि में उत्पन्न होती है। और उसके प्रति फिर यदि जब उनको इतिहास के द्वारा ऐसा समझ में आता है कि अरे ऐसी व्यवस्था प्रचारित करने का कुछ प्रयास किया गया था, तो उसमें फिर यही उत्प्रेक्षाएं बनती है कि किसी ने दुष्ट बुद्धि से या तो उनको किया जी। या किसी स्वार्थ बुद्धि के कारण, हाँ, वही निहित स्वार्थ के कारण किया, या फिर कुल मिलाकर के वो जो कुछ था वो गलत था। वो सब जो कुछ था वो प्रकृति के विपरीत था। उसमें सबसे बड़ी बात ये, अब गलत का अर्थ क्या है, प्रकृति के विपरीत था। अब प्रकृति के विपरीत और प्रकृति के अनुकूल, अर्थात प्रकृति न किसी को ब्राह्मण बनाती है, न किसी को क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाती है। हाँ, तो आप कैसे किसी को जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय? हाँ, जन्म से यार, और अब जन्म से, तो ये बातें तो इसमें क्या है, बहुत सारा विषय उलझा हुआ है। तो हमने कल एक बात कही थी कि आप जो कोई भी ऐसा पक्ष ले भी लेगा कि सर्वसम्मति से भी, सर्वसम्मति होने मात्र से ही उसमें उस बात को हमने स्वीकार कर लिया, क्या कि उसमें स्वेच्छा कहने से ही आपका फ्रीडम आ गया उसमें, मतलब वॉलंटरिज्म है। वॉलंटरी, आपने जब कहा कि ये व्यवस्था आपने वॉलंटरीली आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि टू बिगिन विथ, यानी इसके आरंभ में स्वेच्छा है, स्वातंत्र्य है, यानी आप स्वतंत्र होकर के ये आप इसका भाग बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, ये आपके ऊपर, आप नहीं बनना चाहते हैं तो आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो मैंने इतिहास को ही देखते हुए ये कहा था कि ऐसा मानना तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि ये व्यवस्था
मनुष्य मात्र को आवृत करती हो। अच्छा, मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि अगर आप इस व्यवस्था में नहीं रहते हैं तो आपको मतलब किसी प्रकार से उत्पीड़न किया जाएगा या आपको मतलब जीवनाधिकार से वंचित आप हो कर दिया जाएंगे। जाएगा। तो अब ऐसा देखिए, ये बहुत विपुल पृथ्वी है जी, बहुत बड़ी पृथ्वी है और बहुत सारे पृथ्वी के भूभाग में मनुष्य जीवन संभव था जी, पहले भी था, आज भी है। आज भी है और सर्वत्र तो ये व्यवस्था आज नहीं तो ही नहीं है पहले और भी इतिहास नहीं में भी प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वो नहीं थी। और चूंकि मनुष्यों का जो इतिहास खास करके जो साहित्य में बद्ध है, जिसके विषय में हमें इस प्रकार के कोई वाक्यगत साक्ष्य जिसके मिलते हो, स्मरण आता हो जिसका, तो ऐसा मनुष्यों का अव्याहत स्मरण जिस काल का हो रहा है वो तो बहुत अल्पकाल है। मनुष्यों का जो ये पुरातत्व साक्ष्य, जो फॉसिल एविडेंस से जो मनुष्यों की जो कथा जो दिख रही है वो तो बहुत चिरंतन है ना। वो तो 200,000 वर्ष 200,000 वर्ष। अच्छा, और ये जो हमारी जो स्मरण है, अव्याहत स्मरण जो है, उसका जो क्लेम यानी उसके प्रति जो एक आग्रह जो कर रहे हैं वो भी तो 5,000 वर्ष का या 10,000 वर्ष का ऐसा ही कर रहे हैं। तो कहाँ तो 5-10 हजार वर्ष और कहाँ तो 200,000 वर्ष। तो इसका तो कोई तारतम्य आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा बहुत लंबा तो कोई इसका स्मरण भी नहीं है इस व्यवस्था के विषय में। तो ये व्यवस्था को इसीलिए हमने इन सब प्रश्नों को सुलझाने के लिए एक ऐसा आरंभ किया है। अब उस आरंभ में अब हम ये देख लेते, अब उसमें तुलना भी उसमें उपस्थित हो गई। तो ये जो सहसा जो तुलना उपस्थित हो रही है, तो उस विषय में हमने जो सामने वाला जो पक्ष था उसमें भी दोष दिखाया, उसमें भी जो बाधक है वो हमने प्रत्युपस्थित किए। और वो जो हमने जो उसका उपस्थान किया कि ये स्वाभाविक जो मनुष्यों की इच्छाएं हैं कि मेरी संतति, मेरे निष्पादित जो लाभ है उसकी वो भोगे, उसे उसको वो प्राप्त करें, उसे वो प्राप्त करें, दाय के रूप में प्राप्त करें। यानी उसके लिए स्वयं पुनः संघर्ष न करें। अब मैंने जो संघर्ष से प्राप्त किया वो मैं उसको सहसा ऑन द प्लेटर जिसको कहते हैं, है ना। और तो अब ये प्रवृत्ति तो मनुष्य की सहज स्वाभाविक है और ये तो सर्वत्र ही देखी जाती है, इसका तो कोई अपवाद देखा ही नहीं जा रहा है। ऐसा तो सब चाहेंगे। अब प्रश्न उसमें यह है कि हम सबके लिए बराबर चाहें, ऐसा हम स्वप्न तो देख सकते हैं, परंतु ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। सब पक्षपात करते हैं अपने, और वो मैंने उसके लिए विशेष रूप से बताया कि जैसे माताओं का जो पक्षपात है उसमें वैज्ञानिक दृष्टि से ये भी हम उसका विचार कर सकते हैं कि क्या यदि माताओं में इस प्रकार की वृत्ति न होती तो क्या वो प्रजोत्पादन और प्रजापालन कर सकती है? ये भी विचारणीय है। ये भी, इसका भी अध्ययन होना चाहिए कि हो सकता है कि प्रकृति में प्रजा की संतति होने के लिए अपरिहार्य है। माताओं में ऐसा पक्षपाती ऐसा जो वृत्ति है, ये जो आसक्ति विशेष होती है अपनी संतान में, और खास करके जब तक वो स्वयं सक्षम नहीं हो जाते। तो जब तक जो संतान है वो स्वयं सक्षम नहीं हो जाती, तब तक माँ यदि उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण से भी अधिक सा हो करके यदि उसकी रक्षा में यत्नशील न हो तो ये संतति हो नहीं पाएगी। ये सृष्टि इस प्रकार से शायद आगे जो जिस प्रकार से ये अव्याहत चल रही है, निरंतर चल रही है, वैसा हो नहीं पाएगी। ऐसा हो सकता है संरक्षण और पालन हाँ दोनों जो उसके आवश्यक लिए जो भार है, हाँ तो वो मतलब अपना
अब खुद भूखा रह करके भी बच्चे को पहले खिलाती है। पशु वर्ग में भी हम देखते हैं, पशु पक्षी वर्ग में भी देखते हैं, मनुष्यों में भी इस प्रकार से प्रवृत्तियां हैं। अब ये जो मैंने कहा कि ये सबसे फिर बड़ी बाधक मानी जाएगी। ये जो हम सबके लिए समान अवसर का जो प्रयत्न हम कर रहे, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो राज व्यवस्था के द्वारा ऐसा कुछ सीमा करने से तो संभव है, परंतु अब राज व्यवस्था कहाँ तक पहुँचेगी? राज व्यवस्था यानी आप कहेंगे कि लोग अपना अपना पक्षपात करें, कोई बात नहीं, परंतु जो राज्य है, जो स्टेट है, वो न करे, वो उसको नहीं करना है। अच्छा, ऐसा केवल आप प्रस्ताव कर रहे हैं, तो फिर उसकी गति कितनी होगी? फिर राज्य में भी फिर क्या हो गया है कि ऐसे राज्यों को फिर वेलफेयर स्टेट बनाना पड़ रहा है, यानी ऐसे ऐसे काम उनको करने पड़ रहे हैं जो कि किसी देश काल, अन्य देश काल में तो उसको उसके विषय में कल्पना भी नहीं थी। यानी सब प्रकार का व्यापार, सब प्रकार के उद्योग, हाँ, ये सब भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है जी, सत्ता को। तो अब ये विषय तो फिर बहुत जटिल और क्लिष्ट हो जाएगा कि उसमें फिर राज्य व्यवस्था को इतना सारा अधिक्षेप करके और फिर इस पॉजिटिव एक्शंस के नाम पे आपको यानी उस जो पूर्व में किए हुए जो कुछ पक्षपात थे उसको दूर करने के लिए फिर आपको, अर्थात आपका क्या कहना है कि ये जो एजुकेशन है, हाँ, और हेल्थ है मेनली, या वेलफेयर जो है, क्या यह शासन की, राज्य की जवाबदारी नहीं हुआ करती थी? हाँ, वो तो ये एक अन्य विषय इसका बन सकता है। अच्छा, कि भारतीय जो व्यवस्थाएं थी और अन्यत्र भी जो व्यवस्थाएं थी उससे भिन्न होकर के ही ये वेलफेयर स्टेट का कुछ, ठीक है, हम इस विषय को पृथक रूप से विचार करेंगे। अभी हम इसी अपने वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के वैज्ञानिकता को ही हम आगे देख रहे हैं। तो इस देखने में अब कल हमने जो बात प्रस्ताव की उसके प्रतिपक्ष में ये जो विचार था उसमें ये बाधक हमने बताया जी। तो उस बाधकता को अब वहीं पर हम क्षण भर के लिए विराम देते हुए हम आगे चलते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था हमने जैसा प्रस्ताव किया कि उसको चिरंतन बनाने के लिए, उसको संतत करने के लिए, उसको आगे वो चल सके, इसके लिए आवश्यक क्या हमने कहा? प्रजा कैसे होती है? ये जो पिता और माता, ये तो स्पष्ट है कि पिता और माता के संयोग से ही प्रजोत्पादन होता है। उसमें अब ये भी हमें विज्ञान के आधार पे हम जानते हैं कि वो अब जीन लेवल पे जाकर के इसका अध्ययन हो रहा है जी। परंतु इस सूक्ष्मता को यदि न भी जानते तो भी चिरकाल से ही ये प्रतीत हो ही रहा था सबको कि माता और पिता के कुछ कुछ लक्षण अनुवृत्त होते हैं संतान में। अब इसमें थोड़ा सा एक पेच है। वो पेच ऐसा है कि इसमें सर्वथा अनुवृत्ति केवल माता या पिता से होती हुई नहीं दिखाई देती। एक ही माता पिता की कई संतानें होती है तो उसमें भी विविधता होती है। और कई बार ऐसा दिखता है कि माता पिता के वो जो वृत्ति है, उनका जो व्यवहार है, तो उसका तो इसमें कुछ झलकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स की जो अभी जो व्यवस्था है उसमें माता पिता क्या कर रहे हैं उसका कैसे प्रभाव पड़ेगा संतति के उसके जो संधारण में, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसी संतति बनेगी, उसमें तो उसका तो कोई योगदान देने का अभी तो कोई इस विषय में कोई अभी प्रयास नहीं किया गया कि वो कैसा व्यवहार करेंगे तो ये कैसा चॉइस कैसे होता है। ये जीनेटिक जो कॉम्बिनेशंस और रिकॉम्बिनेशंस जो बनते हैं इस विषय में अभी कोई विशेष अध्ययन नहीं हो रहा है। अभी तक क्या कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं कि उसमें जो जीनेटिक जो स्ट्रक्चर है जीनोम मैपिंग कर रहे हैं, पॉपुलेशन जीनोमिक्स किया जा रहा है
और उस पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्या कहाँ से क्या इनहेरिट हो रहा है ना। तो पिता का जो परंपरा है, पितृ परंपरा को अध्ययन करने के लिए वो वाई क्रोमोसोम का स्टडी करते हैं, और वो मातृ परंपरा को अध्ययन करने के लिए वो माइटोकॉन्ड्रियल जो साइटोप्लाज्मिक जो डीएनए है उसका अध्ययन करते हैं। तो ऐसा सब कर रहे हैं ये लोग, और उससे और भी कुछ जेनेटिक्स डिसीजेस के विषय में थोड़ा बहुत अध्ययन जो चलता है, तो उसमें वो सोचते हैं कि माता पिता में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हो तो इसमें ऐसा आने की संभावना रहती है, ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट है, इस प्रकार के चल रहा है। परंतु अभी ये जो विषय हमारा जो कल जो हो गया था प्रकट, कि यदि तो ये व्यवस्था चलनी है तो उसमें अनुरूप संतति बहुत आवश्यक हो जाएगी जी। यानी जैसा स्वेच्छा से मान लो कुछ समुदाय ने अपने लिए स्वीकार किया था, तो उनके अनुरूप ही यदि प्रजा बन रही है, ऐसा यदि हो, तब तो फिर क्या हो जाएगा कि जैसे उनकी सम्मति थी वैसी ही सम्मति इस व्यवस्था को आगे आगे भी मतलब एक बार सिर्फ इस व्यवस्था को शुरू करना पड़ा, और फिर अनुरूप प्रजा हो तो और अनुरूप प्रजा हो तो वह व्यवस्था आगे चल सकती है, सुचारू चलेगी। उसमें विघ्न कम आएंगे। और फिर उसमें भी हमने ये बात तो कर ही दी थी कि यदि तो किसी को उसमें अनिच्छा है, उसमें किसी को उस व्यवस्था में रहना उसको प्रतिकूल लग रहा है, तो उसको अवसर तो दिया ही जा सकता है कि वो उस व्यवस्था से अपने आप को पृथक कर लें, उससे अपने आप को पृथक कर लें। और उसमें भी जैसे मैंने जो प्रस्ताव दिया था कि जो बहिर्भूत जो समुदाय होगा, वो हम ऐसे ही कल्पना करना उचित रहेगा कि वो बहिर्भूत जो है वो अधिक है मात्रा में। अच्छा, ऐसा ही मानना पड़ेगा, यानी वो ज्यादा है। जो इस व्यवस्था को नहीं मानने वाले हैं वो उनकी संख्या ज्यादा है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी सर्वसम्मति से बनने वाले समुदाय की आप कितनी ही कल्पना कर सकते हैं। अच्छा। तो बहुत ही अल्प ही होगी वो। तो ज्यादा से ज्यादा इसको नहीं मानने वालों की ही संख्या मतलब होगी। आप कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व का परिमाण यदि विश्व मतलब संपूर्ण तो क्या मतलब ये जो अभी हमें ये जो विदित पृथ्वी तल है और उसमें ये जो भी प्रजा है और उसमें बहुत सारे कालों का हमको अभी इतिहास स्मृतियों के द्वारा हमको उसको जिसके विषय में हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें ऐसी संभावना तो नहीं की जा सकती कि बाहर वाले कम थे और ये वाले ज़्यादा थे। बाहर वाले तो हमेशा ही ज़्यादा अधिक रहे हैं। तो ये तो कोई आवश्यकता थी, ये इन मानने वालों के लिए ये तो बिल्कुल कोई बाध्यता है ही नहीं कि वो जो अपने व्यवस्था में जो मान लो नहीं रहना चाहता है तो उसके लिए उनके लिए वो संकटमय हो जाए। कोई आवश्यकता नहीं था। आप छोड़ के इसको चले जाइए। उदाहरण के लिए आप अभी भी देखिए, जैसे अमेरिका में जो आमिश काउंटी है जी, तो आमिश काउंटी वो भी एक कुछ विचारधारा अपना लेकर के चलते हैं वो। तो उसमें भी उनको क्या करना पड़ता है, ये अभी वर्तमान के अमेरिका में वो रहते हैं और तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, सुनते तो ऐसा ही है कि जो उसको नहीं पसंद करते वो स्वेच्छा से अपना उसको छोड़ के चले जाते हैं, और जो बाहर जाते हैं तो उसमें संपन्नता की कोई कमी नहीं है। बाहर आपके जो अवसर है वो कोई आपके क्षीण नहीं हो जाते। तो इस प्रकार से तो अब हम चल रहे, यदि अनुरूप प्रजा में अनुरूपता है, और प्रजा में अनुरूपता ये विज्ञान का विषय मैंने मान लिया जी, क्योंकि उसमें बाधा केवल ये है कि आपने जो भी नियम बनाएंगे उस नियमों से आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी प्रजा अनुरूप उत्पन्न होगी जी। उन नियमों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा जी। अनुरूपता की संभावनाओं को अध्ययन करना पड़ेगा कि कैसे अनुरूप प्रजा बने जी, ऐसा आपको करना पड़ेगा। और तो उसके लिए क्या करते होंगे? हाँ, उसके लिए वो उसका विशेष रूप से अध्ययन हम आगे कर सकते हैं, परंतु अभी एक स्थूल रूप से हम विचार कर रहे हैं। तो ये एक महत्व का जो बिंदु है उसको इसीलिए मैं और आज उसको महत्व इसको देते हुए मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि ये वर्ण व्यवस्था नाम की व्यवस्था को व्यवहारिक बनने के लिए यह आवश्यक है कि वर्ण व्यवस्था के
स्वेच्छा सम्मति के द्वारा जो स्वयं उसमें सदस्य बने हैं उन सबको ऐसे नियमों का परिपालन करना होगा जिससे उनकी प्रजा उनके अनुरूप उत्पन्न हो, ताकि उनके द्वारा भी उन्होंने जो अपनी सम्मति जो प्रदान की थी इस व्यवस्था को, वो भी स्वेच्छा सहर्ष सम्मति इस व्यवस्था को देते हुए उस पद्धति को आगे चलाएं। अर्थात उन्होंने स्वयं के लिए जो वृत्त बनाया है उस वृत्त में फिट होने वाला कैंडिडेट चाहिए, जो इस उस स्वभाव से, उसकी कामनाओं से और उसकी क्षमताओं से वह इस वृत्त में के अनुकूल हो। हाँ, मैंने वही कहा कि एक सहर्ष सम्मति दे सके वो जी, यानी उसको ये बंधक, ये प्रतिरोधक न लगे व्यवस्था, भाररूपी न हो। हाँ, भाररूपी न हो, अपितु उसकी जो आकांक्षाएं हैं उनकी परिपूर्ति के पोषक उसके अनुकूल ये लगे, अनुकूल हो। वो आकांक्षाएं क्या क्या हो सकती है इसका भी हमको विवरण करना है। अर्थात उसके लिए यह व्यवस्था फैसिलिटेटिंग होनी चाहिए, तभी वो उस व्यक्ति का भी विकास हो, तभी वो व्यवस्था कहलाएगी। तभी वो जो दोषारोपण किया जा रहा है कि ये थोपी हुई, ये अपने निहित स्वार्थ के लिए प्रचारित, इस प्रकार का यदि आक्षेप से आपको बचना है तो ये व्यवस्था इन्हीं लक्षणों से युक्त होनी पड़ेगी। और वो ऐसा संभव है कि नहीं, यही हमको देखना है। जी हाँ। तो उसके लिए मैंने एक आवश्यक बिंदु बताया कि इसके लिए आवश्यक ये है कि ये व्यवस्था तब सभी आज के भी जितने भी संसार में जितने भी मनुष्य रूप से हैं और वो बहुत सारे प्रणालियों को देख रहे हैं और उसमें ऊपर वो करते हैं, उनको यदि इस प्रकार का प्रस्ताव उनके सामने होगा तो उनको इसमें फिर आपत्ति वो नहीं उठा पाएंगे। अब जब एक स्वेच्छा समूह जब होगा तो उसमें फिर आपत्ति उठाने का कोई अवसर नहीं रहेगा। तो क्योंकि वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा औदार्य करना पड़ता है कि आप अपनी स्वेच्छा से आप समुदाय बना सकते हैं, आप अपने उसमें आपके ऊपर जोर जबरदस्ती से आपको कुछ अनुपालन करना पड़े तो उसमें कष्ट लगता है। आप अपने स्वेच्छा से आप प्रयोग भी कर रहे हैं तो भी उसको भी सम्मति देना पड़ता है। हाँ, पर उसमें सिर्फ एक ही प्रश्न और आता है कि आपने ये तो कहा कि जिसे इस व्यवस्था में रहने की सम्मति नहीं है वो इस व्यवस्था से बाहर निकल सकता है। हाँ। परंतु क्या कोई इस व्यवस्था में आना चाहे, अपने आप को शामिल करवाना चाहे, तो उसका क्या प्रावधान होगा? उसका क्या प्रावधान हो सकता है? तो अभी तो वर्तमान में हमने ये जो स्ट्रक्चर जो कल जो हमने प्रस्ताव किया था मॉडल, वो क्लोज्ड मॉडल था जी, यानी क्लोज्ड फ्रॉम, मतलब उसमें बाहर से अंदर लाने की अभी कोई बात नहीं, क्योंकि वो सब पहले ही तो हमने यही कहा ना कि सभी बाहर से ही आए हुए हैं। तो इदम प्रथमतया तो सभी बाहर से ही थे, किक स्टार्ट किया ना हमने उसको। तो उसके बाद में फिर बाहर से उसमें आने की उसमें हमने अभी कोई संभावना नहीं बनाई थी। आप जैसा कह रहे हैं वैसा हम उसको यदि हमको समायोजन करना हो कि ऐसी संभावना हमको बनानी हो तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल में हमको ये ऑगमेंटेशन करना पड़ेगा कि वो जो फिर जो व्यक्ति या परिवार वो किसी अवस्था विशेष में, यानी वही जैसे हमने वहाँ पर तो ये कल्पना कर ली थी कि युवावस्था में प्रजननक्षम अवस्था में वो है, और फिर उन्होंने अपने आकांक्षा और क्षमताओं का जैसा हमने निर्धारण किया हुआ था और उसके अनुरूप फिर हमने वो स्वेच्छा से अपने आप को उन्होंने बांट लिया था, ऐसा हमने कल्पना की। तो वो स्वेच्छा से हमने जो बांट लेने की कल्पना की उसी को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा कि यहाँ पर भी जो ये आने वाला जो भी सदस्य बनने का इच्छुक जो होगा उसको फिर जैसा उन्होंने इदम प्रथम जो परीक्षा की वैसी उसकी परीक्षा की कोई विधा बनानी पड़ेगी। तो ये फिर प्रश्न इसीलिए अब तुरंत ही इसको हमको छेड़ना पड़ेगा कि वो आपने कहा तो सही कि वो स्वेच्छा से इस प्रकार से हो रहे हैं, परंतु उसमें फिर क्या क्या होगा, यानी उसका हमको हमें उसके लिए विस्तार से और सूक्ष्मता से उसको बताना पड़ेगा कि क्या क्या क्षमताएं
क्या क्या आकांक्षाएं, क्या क्या क्षमताएं, ये बताता है कि आपके पास अभी क्या है पूंजी के रूप में, है आपके पास अभी क्या है, आप अभी क्या है, आपके पास क्या है, आप अभी क्या है। यानी मन से लेकर के मन बुद्धि से लेकर के अंतःकरण से लेकर के आपके शरीर धर्म आदि से लेकर के आपने जो अर्जित जो अभी जो कुछ कर लिया है ना, वाणी का व्यवहार है, आपकी आपका जो आपकी जो समझ है, आपने जो क्या कौशल है, आपका कलाएं हैं, वो सब आपकी अभी की क्षमताओं में आएगा जी। और फिर आकांक्षा, उस आकांक्षाओं में हमने कहा कि उसमें भी दो प्रकार से, कि जैसे एक होती है ऐहिक और एक होती है पारलौकिक। तो आपकी ऐहिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति की आपकी कुछ ये होगी कि हमको इस प्रकार का जीवन स्तर चाहिए, हमको इस प्रकार की सुविधाओं को हमको अपने लिए बनाना है, हम आजकल कंफर्ट जोन कहते हैं। हाँ, हम हमारे अपने लिए कंफर्ट जोन हमको या लिविंग स्टैंडर्ड हमको बनाना है। तो वो हमें उसमें फिर वो सब अपना उसमें विवरण देंगे, और तो ये हो जाएगा आकांक्षाओं में। और फिर वो जो पारलौकिक आकांक्षा है कि हम आगे के लिए क्या सोचते हैं। और उसमें फिर एक और विषय भी गंभीर, जैसे हमने कल भी कहा था कि एक वो जो धैर्य वाली जो बात होती है, यानी विपरीतता प्रतिकूलता को सहन करने की हमारे में क्या सामर्थ्य है। और फिर वो जो दिव्य जो भी जो पारलौकिक कुछ अचीव करने के लिए जो कुछ भी क्रियाकलाप बताया जाएगा, उसमें जो विविधता होगी, उसमें से कौन से क्रियाकलाप किन लोगों के लिए धार्य है, कितने वो सहन कर सकते हैं उनको, और किनको कुछ नहीं कर सकेंगे, वो ये भी सब विवरण करना पड़ेगा। तो ये अर्थित्व और शक्ति, ऐसा भी कोई वर्गीकरण हो सकता है कि कुछ लोग तो इहलोक की ही कामना में अधिकता रखेंगे, और कुछ पारलौकिक में ज्यादा अधिकता रखेंगे। ऐसा बिल्कुल होगा, ऐसा ही तो हो रहा है। यही तो ये जो विविधता जो प्रकृति में जो ये समुत्पन्न ये जो मनुष्य मात्र है, उसके अवलोकन से जो प्रतीत हो रहा है, इसका अवलोकन अच्छे से ही करना चाहिए, और उसमें ये सब विविधता दिखती है। ये सब अभी हमने जो भी गिना रहे थे, इस सब को उसी जो व्यक्ति स्वयं अपने भी हमारी बातें सुनते हुए जो उसको सहृदयता से ग्रहण करेगा, तो ये उसको भी समझ में आता जाएगा कि उसके परिवेश में भी कैसे कैसे क्या क्या विविधता उसको उसमें उदाहरण के रूप में उसको मिलते जाएंगे। तो ये जो इस समुदाय में हमने एक बहुत बड़ी आवश्यक बात जो कही कि उनको इस प्रकार के नियमों को बनाना पड़ेगा, और उसमें जब तक वो पालन करते रहेंगे तब तक वो अनुरूप प्रजा उसमें उत्पन्न होती रहेगी, और ये समुदाय जो है वो व्यवहारिक रूप में आगे बढ़ सकेगा। अब इसमें जो अभी भी मैंने किसी भी साक्षात न तो किसी इसमें जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमने नाम तो लिए, परंतु हमने उसका कोई उसको कैटेगराइजेशन करने के लिए क्षमताओं का और आकांक्षाओं का एक जो है ना क्लस्टरिंग करने के लिए जो एक वैज्ञानिक रूप से बनना चाहिए, वो अभी हमने नहीं बनाया। उसमें हमने कोई अभी प्रस्ताव नहीं दिया, क्योंकि सहसा इन माध्यमों से वो हो भी नहीं पाएगा। वो हाईली टेक्निकल विषय बन जाएगा, और यदि मेरी ये विधा को कोई लोग सुन रहे हैं और यदि उसमें किसी की रुचि हो गई, तो इस प्रकार का ये प्रस्ताव फिर विचाराधीन होकर के फिर बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्तियों को इसमें श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशनल विषय है। क्षमताओं का इसको भी हम कल्पना मात्र नहीं कर सकते, ये देख करके ही हमको उनका अवलोकन करके ही उनको एन्यूमरेट करना पड़ेगा, और फिर हम क्लासिफाई करेंगे। फिर इसी प्रकार से आकांक्षाओं को भी हमको देखना, कामनाओं को भी हम अवहेलना नहीं कर सकते। उसको तो अवहेलना करने तो उसी के लिए ये वर्गीकरण ये व्यवस्था करना क्या चाहती है।
हाँ, इस प्रकार की बातें भी हम कुछ कर सकते थे कि इस व्यवस्था में फिर हम क्या अचीव करेंगे। जी। जैसे आइए इगैलिटेरियन स्टेट में ये क्लेम कर लेते हैं कि अपने लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम जो है वो सबका विकास होने सबको की। सबको हम फ्रीडम पहुंचाना चाहते हैं, मतलब। और उसमें ध्यान देना, वो एक राइट बेस्ड सोसाइटी को बनाते हैं और सारा जिम्मेवारी स्टेट का है। ये इतना ये जो भी संविधान है ना, ये स्टेट रूल्स, स्टेट प्रिंसिपल्स है। ये व्यक्तियों के लिए तो व्यक्ति तो सब निरंकुश ही है। उनके जो भी सदस्य है जिन्होंने उनको सम्मति भी नहीं दी हुई है और इन्होंने जो थोप दिया है, ये सारे निरंकुश है। इनके ऊपर कोई अभी प्रतिबंध, ये वो वही एजुकेशन, वो कल्चरिंग, वो बार बार मीडिया के माध्यम से उनको ये विचार दे दे करके वो सोच रहे हैं कि एक सुसंस्कृत हो जाएंगे और ये जो जिन मूल्यों को कह रहे हैं इन मूल्यों को ये सराहेंगे। अभी तो फिलहाल क्या दिख रहा है, अभी तो ये देख रहा है कि अंधाधुंध चल रहा है। किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या वस्तुता है। आपात रमणीयम, देखा देखी में सब बोलते जाते हैं, खुद का कोई विचार नहीं करता कि मैं कहाँ हूँ, है ना। महाराज जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी यह व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि लोग अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी का, इक्वालिटी का और फ्रीडम का उपयोग कर पा रहे हैं। और इसीलिए तो आप हम देखते हैं कि महिलाएं भी रात में भी घूम सकती हैं और अभय है, काफ़ी अभयम है। और खान पान की भी प्रचुरता है और सभी के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था बहुत सुंदर उपलब्ध है। तो ये जो आप अभी, आपको बड़ा संतोष है, यानी वर्तमान जो आपके समन्तात आपको जो कुछ भी दिख रहा है ना, नगरों में और गांवों में, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बड़े स्वस्थ, शांत और सुरक्षित और विकसित और सुपोषित, सब संपन्न हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम तो किसी का अहित तो नहीं चाहेंगे और किसी का अप्रिय भी नहीं चाहते, परंतु विचाराधीन विषय यह है कि क्या इनकी ये कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा के कारण ये ऐसा संपन्न हो रहा है कि ये इन कॉन्स्टिट्यूशन रूपी एक बुद्धि विलास जो किया गया है उसके उपरांत भी हो रहा है। यानी इन स्पाइट ऑफ दिस इट इज हैपनिंग, कि ड्यू टू दिस इट इज हैपनिंग। ये जो अभी हमको लॉ एंड ऑर्डर की जो सुचारुता दिखती है, ये क्या हम ऐसा मान ले कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्य थे इसके कारण से ये लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसा हम मान लें? तो ऐसा मानना मेरा प्रस्ताव है कि ये दुस्साहस कहा जाएगा। ये जो चिरंतन काल से जो ये व्यवस्थाएं, ये मूल्य, ये महाभारत रामायण आदि और ये कथाएं, ये जो इस समाज में प्रचलित थी और ये समाज जो बना हुआ था, उसके आप उत्तराधिकारी रूप में आपने ये सब प्राप्त करके, ये सारा, ये धरोहर थी आपके पास, ये हेरिटेज था, ये सब आपने प्राप्त किया हुआ था, इसका अपलाप आप कर रहे हैं, परंतु वस्तुतः आपने उसको छोड़ नहीं दिया है। आप उसका अपन्नव करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये सब निकृष्ट था, ये सब नहीं होना चाहिए था, परंतु फिर भी है, उसको आप ठुकरा नहीं सकते। इसीलिए यदि मैं किसी का नहीं छीन रहा हूँ या किसी का मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ और उसमें यदि मुझे पाप भय है, तो उसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कोई योगदान नहीं देखता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो पाप और पुण्य की परिभाषा को ही ठुकरा दिया है। इनकी जो न्याय व्यवस्था है उसमें पारलौकिकता का पूर्णतया अभाव है। आप देखेंगे कि इनकी कानून व्यवस्था में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप उस व्यक्ति को जब न्याय दिलाने की आप बात करते हैं तो आप इसका कोई जिम्मेवारी आप नहीं लेते कि यदि आपने उसको दंड दे दिया है। मैं एक रोचक बात बताता हूँ कि प्राचीन जो ये वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले वगैरह जो व्यवस्था है, उसमें ऐसा इनका कहना था कि राजा को वो दंड देना है जिसको वो प्रकृति देगी परलोक में।
और यदि राजा ने उस दंड को दे दिया है तो परलोक में उसको वो दंड दोबारा नहीं मिलेगा। अब मुझे ये कहिए कि इस प्रकार की तो कोई प्रतिज्ञा ही नहीं है। अर्थात मैंने कोई अपराध किया और राजा ने मुझे दंड दे दिया, हाँ, तो मुझे उसका पारलौकिक कुछ भी दंड भोगना नहीं पड़ेगा। वर्तमान में क्या होता है कि यदि आपको किसी कोर्ट ने कोई दंड दिया किसी अपराध के लिए, तो आप इतना ही इंश्योर करते कि किसी और कोर्ट के द्वारा आपको उसी अपराध के लिए फिर से दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक। परंतु अब ये सारी कोर्ट समाप्त थोड़ी हो जाती है। किसी अपराधी ने मान लो उस अपराध का उसने कोई दंड नहीं प्राप्त किया अथवा अनुचित दंड उसको मिला, अधिक मिला या न्यून मिला, तो उसकी क्या व्यवस्था है आगे उसके लिए? इसके विषय में हम ये वर्तमान शासन जो है वो बड़ा प्रैग्मेटिक चलता है, अर्थात संभव है उसी को करने का प्रयास करता है। तो उसमें वो कहते हैं कि ये सब विषय ऐसा सब छेड़ेंगे तो फिर तो इसमें तो कोई कुछ भी इसमें तो कोई सम्मति बनी नहीं पाएगी, इसमें कुछ भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, इसलिए इस विषय में मौनम वरम ऐसा करके चलता है। परंतु जब आप इस विषय में आप मौन है, परंतु आपकी ये जो प्रजाजन आप जिससे बल प्राप्त करके जिनके लिए आप ये व्यवस्था दे रहे हैं वो तो सारे इसी प्रकार से पहले से संस्कृत थे जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो उन्होंने जो पूर्व संस्कार जो प्राप्त किए हुए थे उसमें आपकी व्यवस्था पनप गई, यानी आपने भूमि को पहले ही उर्वरा बना रखा था बहुत, अब आप उसने आपने कांटे बो दिए हैं और वो कांटे बहुत अच्छे से पनप रहे, आपके रखे तो कितनी हरियाली हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने वो जो कांटे अभी तो गिरेंगे और आगे के लिए जब कष्ट होगा तब पता चलेगा कि आपने क्या बोया था। हरियाली तो दिख रही है आपको, वो तो उस उपजाऊ भूमि के कारण दिख रही है। आपने ये समाज कंटक आप उत्पन्न कर रहे हैं कि समाज में ये व्यवस्था को चिरंतन बनाने की आपका ये बुद्धिमान मनुष्यों को अभी विचार करना चाहिए, समय रहते ही विचार करना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। परंतु ऐसा सर्वदा होता ही ऐसा नहीं, संस्कृतियाँ नष्ट भी हो जाती है। महाराज जी अभी तो हम और उस वर्ण व्यवस्था का आपका जो थॉट एक्सपेरिमेंट था उसी को और विस्तार से समझना चाहते हैं। और विस्तार से या उसको गहराई से हाँ, विस्तार से नहीं, विस्तार अब उसको हमको नहीं, अब उसमें हमको विस्तार से नहीं, यदि गहराई से उसकी डिटेल्स परिपूर्ण उसके हमको उस मॉडल को उसको एक रन करने के लिए, यानी जैसे वैज्ञानिक लोग करते हैं कि कोई मॉडल फिर वो टेनेबल है कि नहीं है, उसको उस पर उसके प्रतिफलन फिर क्या आएंगे, तो ऐसा करने के लिए उसमें क्या ये अगर हम मॉडल की जैसे हम कल्पना कर रहे हैं तो क्या ये मॉडल 100% चलता होगा कभी? क्या कोई मॉडल 100% चल सकता है? नहीं, मॉडल 100% ऐसा नहीं। इसमें मॉडलिंग का क्या होता है कि जैसे अभी हमने मान लो ये बना रहे हैं है ना, तो इसको हमको उतना उसकी डिटेल्स उसमें सब हम जब परिपूर्ण करके इसको एक उसको हम जो कंप्यूटर साइंस में करते हैं कि उसमें उतनी डिटेल हमको देनी पड़ेगी जिससे वो हम रन कर सके उसको, यानी उसको अपने आप पे छोड़ दे सकते हैं। फिर जब वो उसमें फिर आगे जो उसमें रिजल्ट्स जनरेट होते हैं फिर वो हम देखते हैं कि क्या उन्होंने हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति की नहीं की, तो उसमें वो सब उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हमने जितने रूल्स हम स्पेसिफाई करेंगे वो रूल्स उसमें कितने जो है वो परिपूर्णता है उसमें। और फिर हमको ये भी उसमें हमेशा अवसर रहेगा, फिर क्या करते हैं वेरिफिकेशन स्टेज में जाता है मॉडल, तो अभी फिर हमें इसके जो रिजल्ट्स होंगे फिर हमको ये वेरीफाई करने के लिए हमको फिर वापस प्रकृति में ऑब्जर्वेशन के लिए जाना पड़ेगा कि हमने जो शुरुआत में जो एग्जाम्स किए थे, जो पोस्टुलेशन हमने किया कि ऐसे ऐसे होगा ऐसे ऐसे होगा, तो क्या ऐसा संभव है? फिर उसमें जो नियम हमने बताया क्या वो प्रकृति में वैसा उसको अनुरूप उसमें देखा जाता है? तो करते हैं ना ये विचार। हाँ, तो ऐसा तो वो खैर हमारे अकेले के सामर्थ्य के तो वो बाहर का विषय है। हमने एक दिशा बता रहे हैं, हम एक दिशा बता रहे हैं कि वर्णाश्रम के ऊपर विचार करने वाले लोग, उसमें जिनको भी संदेह है, उनको जिनको प्रत्याक्षेप है, उन सब लोगों को इस धरती इसमें जो भूमिका जो मैं बना रहा हूँ इसमें सम्मिलित होकर के पहले केवल एक आदर्श रूप में, जैसे वो आइडियल
ये आइडियल को समझना चाहिए कि जैसे एक उदाहरण मेरे को इसमें समझ में आता है कि जैसे एक वो जो थर्मोडायनेमिक साइकिल्स होते हैं, इंजन बोलते हैं उनको, तो उसमें एक कार्नो इंजन होता है। अब वो कार्नोट इंजन जो है वो एक थियोरेटिकल इंजन है, उसको कभी भी प्रैक्टिकली अचीव पूर्णतया कभी अभी किया नहीं जा सकता। अब उसमें जो है, परंतु उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी 100% नहीं होती, परंतु थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों में तो वो एक थियोरेटिकल लिमिट हमको उसमें उससे प्राप्त होती है। फिर उसको अचीव करने के लिए जो हम पॉसिबल जो प्रोसेसेस होते हैं, उससे फिर हम अलग अलग प्रकार के 2 स्ट्रोक साइकिल, 4 स्ट्रोक साइकिल, पेट्रोल डीजल इंजन, इस प्रकार के फिर सब इंजन उसी के भिन्न भिन्न उसमें जो है अवयवों के प्रतिस्थापन हम करते हैं और अब अलग अलग प्रकार से हम, तो इस प्रकार से विज्ञान का अध्ययन होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग का विषय है और इस सोशल इंजीनियरिंग का विषय में हमको चूँकि ये ह्यूमन बीइंग एक नेचुरल ऑब्जेक्ट भी है, वो ऑब्जेक्ट बड़ा इल्यूसिव है क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस प्रतीत हो रहा है, उसमें एक निजी फ्रीडम प्रतीत होता है और परिस्थितियों से उसमें कुछ बाध्यताएं भी आती है ना। तो ये सारा जो है इसमें हमको ढालना, इसको साइंटिफिकली यदि हम ढालने का प्रयास करेंगे तो उसमें श्रोता गणों में भी कुछ यदि इसमें उत्साही लोग होंगे, इसमें सम्मिलित होंगे, तो इसको हम पूर्ति करके इसको हम कर सकते हैं। और फिर एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, हो सकता है ये, कि इस प्रकार का ये मॉडल बनाएं हम और फिर यदि हम इसको सिम्युलेट करें, फिर हम इसको किसी माध्यम से इसको हम रन करें इस मॉडल को, फिर उसके हम रिजल्ट्स यदि जो आए जनरेट होंगे उसको फिर हम देखें कि वो क्या हमारी आकांक्षाओं को पूर्ति कर सकते हैं। फिर हम वेरीफाई करें उस मॉडल को कि क्या फिर ये रियलिटी में भी ये हमारे जो अभी हमारे आकलन है वो सुसंगत है कि नहीं रियलिटी। ऐसा यदि हमें ये सब करना पड़ेगा। तो मैंने अभी ये जो वर्णाश्रम का जो ये मॉडल दिया, मॉडल के रूप में जो मैंने प्रस्ताव दिया, उसमें श्रोताओं को हम अब उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो अपनी राय इसमें बताएं और इसमें सम्मिलित हो, और इसमें यदि कुछ इसमें ऐसा असंभव सा भी लग रहा है तो वैसा भी कह सकते हैं कि, या निरर्थक सा लग रहा है तो उसको निरर्थक भी कह सकते हैं, है ना। ये ऐसा, और यदि ऐसा प्रयास लग रहा हो कि इसमें कुछ आशा है, इससे कुछ निष्पन्न हो सकता है, क्योंकि ये वर्तमान समय में बहुत सारे लोग सनातन धर्म की बात करते हैं और उस विषय में फिर वर्णाश्रम के विषय में नाना प्रकार के अपने मंतव्य प्रस्तुत कर देते हैं। तो उसकी भी चर्चा हम इसमें श्रोताओं के अभिप्राय से इसको हम करते रहेंगे। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।